प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड, जैसे कि पता है आपको कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट, जेआरएस, सेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और कई हिंदी विषय से रिलेटेड कई ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं जिनके लिए ये सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहूँगी कि ये सभी प्रश्न यूजीसी नेट, जेआरएफ और ऑल स्टेट के सेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फाइनल रिवीजन है मेरी तरफ से, है ना? बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आज की क्लास में टॉप 50 प्रश्न को हमने लिया है, ठीक है? टॉप 50 क्वेश्चन हैं और प्रतिदिन की तरह मैं अक्सर ही बोलती हूँ कि आप यदि इसको मॉक टेस्ट के रूप में लेते हैं इन प्रश्नों को तो बहुत ही बेहतर है। बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो स्किप ना करें। वीडियो को देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें कि वहाँ पर किस-किस टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, है ना? तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित आलोचनाओं में से संगत बताना है आपको, है ना? बड़े ही अच्छे प्रश्न हैं, यानी यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग यदि ऐसे प्रश्न आप सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्न आप सॉल्व कर पाएँगे, मेरा चैलेंज है ये, ठीक है? यहाँ पर आपको संगत बताना है और सभी असंगत हैं, एक ही संगत है ना? गिरिजा कुमार माथुर, नए प्रतिमान पुराणे निकष, विजय देव नारायण शाही हिंदी नवलेखन, रामदास मिश्र नई कविता का परिप्रेक्ष्य या विश्वनाथ प्रसाद तिवारी नए साहित्य का तर्कशास्त्र। बता दूं केवल एक ही करेक्ट है, संगत है, डी नंबर हमारा। अगले क्वेश्चन से मैं कोशिश करूंगी कि मैं राइट आंसर बताने का प्रयास करूं। चारों ऑप्शन पढ़ने लगेंगे फ्रेंड तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कम टाइम में हम बहुत कुछ सीख कर जाएं, है ना? ये हमारा राइट आंसर है। जैसे ही दूसरा प्रश्न आता है प्लीज आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर का चयन करें। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति होरेस की है? तो यहाँ पर हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर है, आर्स पोएटिका। अगला प्रश्न बनता है, अच्छा हाँ, एक बात और कह दूं कि आपको पता है मैं प्रश्नोत्तरी ज्यादा टाइप नहीं कर पाती, तो जिन पर मैं प्रश्नोत्तरी नहीं बना पाती उनको मैं ऑप्शन में रखने का प्रयास करती हूँ कि उनको मैं ऑप्शन में रखूं और आप ये समझ जाएं, आप इशारा मेरा समझें कि उनको भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना? प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस नाटककार ने मध्यकालीन इतिहास से विषय वस्तु का चयन करते हुए भव्य ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है? तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है हरिकृष्ण प्रेमी, है ना? ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। बड़े ही अच्छे प्रश्न हैं, सभी प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपके आगामी परीक्षा के अकॉर्डिंग ही प्रश्न लिए गए हैं। अनावश्यक प्रश्नों का भरना मेरी आदत नहीं है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें क्योंकि आपके कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं हार्ड वर्क करने के बाद भी वीडियो डालने का प्रयास करती हूँ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है 4 नंबर का ए नंबर करेक्ट है। पहले आता है चिंतामणि, हमें पता है कि चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत है ना? पहला भाग 1939 यानी 1939 में। फिर आता है अशोक के फूल है जो कि 1948 में, है ना? चितवन की छाह 1953 में और रस आखेटक 1970 में, है ना? तो ये चीजें देख लेना किसकी रचनाएं हैं, इनकी अन्य रचनाएं भी आपको देखनी ही देखनी है। फिर से कहूंगी, जोर देकर कहना चाह रही हूँ, मैंने पहले ही जैसे ये वीडियो स्टार्ट किया मैंने बोल दिया है। अगला प्रश्न आता है कि यह बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे, इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान, न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। आचार्य शुक्ल का कथन किसके लिए है बताना है ना? मैं कुछ यदि पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक भी करूं यानी कुछ शब्दों को छोड़ दूं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं शॉर्टली पढ़ दूं और आप समझ जाए मेरे भाव को। तो यहाँ पर देव घनानंद पद्माकर भिखारी ठाकुर कौन है ना? उम्मीद करती हूँ सबने अपना आंसर चूज कर लिया। फ्रेंड्स बताना मुझे 50 में से 50 में 40 किसके सही हो रहे हैं? 40-45 जरूर सही करना है और सभी को सही करना है ना? यदि 35-40-45 आप सही करते हैं तो मान लो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, बहुत बेहतर आपकी तैयारी है। तो उम्मीद मेरी यही है कि 40-45 सभी हमारे मित्र करेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा ई नंबर है, ठाकुर के लिए कथन है। अगला प्रश्न फिर बनता है, काल क्रम के अनुसार हमें निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर उम्मीद करती हूँ सबने अपना आंसर चूज कर लिया। वीडियो को पॉज करके आंसर जरूर चूज करें। करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर है, सरहपा पुष्पदंत अद्दमाण हेमचंद्र, है ना? ए नंबर हमारा करेक्ट है। 6 नंबर का बता दूं, कुछ विद्वान जो है ना, कुछ लोग हैं सरहपा को 7वीं शताब्दी मानते हैं, है ना? कुछ विद्वान हैं जो कि पुष्पदंत को 7वीं शताब्दी का, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्पदंत को 9वीं का माना है, कुछ लोग 972 ईस्वी मानते हैं, कुछ लोग 10वीं शती का भी मानते हैं, है ना? तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखना फ्रेंड्स, क्योंकि सरहपा 7वीं शती के अंतर्गत आते हैं, पुष्पदंत 9वीं
हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है, ठीक है। अत्तवार 10वीं, है ना, और देख लेना हेमचंद्र 11वीं 10वीं दोनों दोनों की श्रेणी में आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप देख लेना अच्छे से इन तथ्यों को, क्योंकि कहीं कहीं मिस्टेक ना हो जाए, और एक दो मिस्टेक हुआ तो मान लो आपका कालक्रम गलत हुआ। अगला प्रश्न फिर बनता है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित अपभ्रंश कवियों का सही अनुक्रम बताना है ना, जिन्होंने अपभ्रंश भाषा में रचनाएं की हैं। तो 7 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर बी नंबर करेक्ट है, ठीक है। पुष्पदंत, मुनिराम सिंह, हेमचंद्र, जौनाचार्य, मेरतुंग। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि शुक्ल जी के अनुसार निम्नलिखित सिद्ध कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो बता दूं, पहले हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, है ना। अब आप सरहप्पा, विरूपा, डोमिपा, सबरीपा मत जाना। आचार्य शुक्ल के जब आपने उनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है तो वहाँ जिक्र उन्होंने किया है बिल्कुल स्पष्टतः कि पहले विरूपा आते हैं, फिर डोम्भिपा, फिर सबरीपा, फिर सरहप्पा, है ना। बिल्कुल उनके अनुसार हमारा सी नंबर 8 का करेक्ट आंसर है। फिर आगे देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछा है, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को, है ना। अब ये मत कहने लगना कि मैम पहले सरापा सबरपा ऐसे आते हैं, हमने पढ़ा है वो दृष्टि की किताब में और हमने पढ़ा है पांडित जी की पुस्तक में, है ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछा जा रहा है, वैसे ही आपको बताना है। प्रश्न बनता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नवनाथ का सही अनुक्रम क्या होना चाहिए। नव का हमारा करेक्ट आंसर सी नंबर है। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, भरतनाथ, ठीक है। मैं आपको को ज्यादा मतलब टाइम नहीं लगाना चाहती आंसर बताने में। आप देखते ही वीडियो को पॉज कर लिया करें। रचनाक्रम के अनुसार रासो रचनाकारों का सही अनुक्रम बता दीजिए। तो यहाँ पर 10 का हमारा करेक्ट आंसर है डी नंबर। दलपति विजय पहले आते हैं, ठीक है, 9वीं शती। नल सिंह 11वीं शती। वरदाई जी यहाँ आते हैं 12वीं सदी। और जगनिक आते हैं 13वीं शती, है ना। जिनके पास क्रम सही ना होगा तो आप पेन कॉपी रखें और जल्दी से लिख भी लिया करें। अगला आता है कि रचना क्रम के अनुसार निम्नलिखित आदिकालीन कवियों का सही अनुक्रम बता दीजिए, है ना। आदिकालीन कवि हैं तो क्या इनका सही अनुक्रम होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा है ए नंबर। पहले रोड़ा कवि आते हैं, कहीं की रोड भी लिखा रहता है, रोड़ा कवि, है ना, 10वीं शती। कल्लोल 11वीं शती। दामोदर शर्मा 12वीं शती। और ज्योतिषर ठाकुर 14वीं शती के आते हैं, ठीक है, ये 14वीं शती में आते हैं ठाकुर जी। आगे देख लेते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है। प्रश्न बनता है कि वीर गीतात्मक रचनाकारों के रचनाक्रम के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बता दीजिए, क्या होना चाहिए। तो 12 का करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर है। पहले आते हैं नल सिंह, ठीक है, नल सिंह 11वीं शती। नरपतनाल 12वीं शती। जगनिक 13वीं शती। श्रीधर पाठक श्रीधर है, ठीक है, श्रीधर है, पाठक नहीं है, माफ कीजिएगा, श्रीधर है, ठीक है। श्रीधर जो कि आदिकालीन रचनाओं की श्रेणी में आते हैं, रचनाकारों की श्रेणी में। तो इनका जो जन्म समय है वो 14वीं शती के आसपास का माना जाता है। आगे फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर बनता है कि इन कवियों में से सही कालक्रम बताना है, आपको निर्देशित करना है। क्या करेक्ट है। तो बिल्कुल डी नंबर हमारा करेक्ट है। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर। वीडियो को एनालिसिस बड़े ध्यान से देखिएगा, एकाग्रता के साथ, क्योंकि मैंने कहा है वीडियो में मैंने ऑप्शन में रखे हैं इंपॉर्टेंट को, ठीक है। बार बार आपके कमेंट होते हैं, मैं महत्वपूर्ण बता दीजिए, कौन है महत्वपूर्ण बता दीजिए। तो मैं जब भी प्रश्नोत्तरी लाती हूँ मैं अक्सर रखने का प्रयास करती हूँ। जो लोग टेलीग्राम पर नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर इसका पीडीएफ मिलेगा, आप दोहराव के तौर पर वहां इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि रचनाकार कालक्रम में सही निर्देशित कीजिए रचनाकाल का कालक्रम। तो यहाँ पर देखो हमारा करेक्ट आंसर 14 का बन रहा है, ए नंबर ही। दिनकर, बच्चन, अग्रजी, मुक्तिबोध करेक्ट हमारा है। आगे फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर बनता है कि निर्गुण कवियों का सही कालक्रम बता दीजिए। बिल्कुल, कबीर, दादू, मलुकदास, सुंदरदास, है ना। कबीर 1398। दादू 1544। मलुक 1574। और 1596 सुंदरदास। आगे फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर बनता है हमारा कि उपन्यासकारों का सही अनुक्रम बता दीजिए, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 16 का करेक्ट आंसर है बी नंबर। अब आप इसको मिलान करते चले जाना फ्रेंड्स। आगे फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न कि कालक्रम की दृष्टि से आलोचकों का सही अनुक्रम बताना है। अब इनको हमने लिया है तो इनकी रचनाएं आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो निबंध विधा की हो, चाहे वो आलोचना विधा की हो, चाहे वो उपन्यास विधा की हो, है ना। इनकी रचनाएं आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आलोचका का करेक्ट आंसर बताना है। रामचंद्र शुक्ल पहले आते हैं। तो 17 का हमारा जो सी नंबर है वो करेक्ट है। रामचंद्र जी, वाजपेयी जी, द्विवेदी जी और शर्मा जी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे फिर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, ए नंबर करेक्ट है। गुप्त जी हैं, सुंदरदास जी हैं, पूर्ण सिंह हैं, गुलाब राय जी हैं, है ना। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम रेखांकित करना है। तो 19 का जो हमारा करेक्ट नंबर है वो भी ए नंबर ही है।
उपेंद्र नाथ जी, जोशी जी, मोहन राकेश और कोहली जी हैं, है ना। अब इनकी रचनाएं फ्रेंड्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो कहानी विधा की हो, चाहे नाटक विधा की हो, चाहे उपन्यास विधा की हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो निबंध विधा की हो, आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। आगे फिर देख लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। छायावादी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही अनुक्रम बताना है हमें। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर देखो 80 नंबर हमारा दिख रहा है। पहले आते हैं हमारे 20 का हमारा करेक्ट आंसर है, 20 का बी नंबर, सॉरी बी नंबर, पहले प्रसाद जी आते हैं, फिर निराला जी आते हैं, फिर पंत जी आते हैं, फिर वर्मा जी आती है ना। बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि जन्म काल के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम बताना है। 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो भी बी नंबर ही है। पहले कुंभन दास आते हैं, परमानंद, कुंभन जी, सूरदास जी, परमानंद जी, फिर कृष्ण जी आते हैं ना। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अष्टछापी कवियों को बिल्कुल आपको पढ़ना है, बड़े ध्यान से देखिएगा, और इनके कालक्रम साथ ही इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं भी आपको देखनी है। इंपॉर्टेंट में से जैसे सूरदास हो गए, कुंभन दास हो गए और नंद दास है ना, हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है इनके लिए, इनको आपको जरूर देख लेना है। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पंक्ति पद्मावत की है ना। तो ए नंबर हमारा करेक्ट है। छार उठाई लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे फिर देखते हैं, अगला प्रश्न बनता है कि किस दर्शन के अनुसार जीव को 5 कंचुक आवृत्त किए रहते हैं। चावार्क, सॉरी चारवाक, प्रत्यभिज्ञा, योग दर्शन या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये इस प्रश्न का जिक्र मैंने कई बार किया है, सभी को इसका उत्तर बताना है, ठीक है, सभी को इसका उत्तर बताना ही बताना है। नहीं आता तो क्वेश्चन मार्क टाइप कर देना, है ना। अगला प्रश्न आता है कि कामायनी को मानवता का रसात्मक काव्य किसने माना है। तो दुलारे जी ने, है ना, दुलारे वाजपेयी जी ने माना है। डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी औरों को भी आपको देखते चले जाना है कि कामायनी के संदर्भ में और विद्वान क्या कहते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार सालनी उक्त किसकी है। तो यहाँ पर जो हमारा 25 का करेक्ट आंसर है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, कुंतक का। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि निम्नलिखित नाटकों को उनके पात्रों के साथ असंगत बताइए। तो बता दो यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। कार्नेलिया स्कंदगुप्त बिल्कुल गलत है, असंगत है, क्योंकि स्कंदगुप्त की कार्नेलिया नहीं है, ये चंद्रगुप्त की महिला पात्रा है। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ फिर हमें असंगत बताना है। तो बता दूं, उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो प्रश्न आते ही पॉज करते होंगे, सभी लोग ईमानदारी के साथ, है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हमारा बी नंबर है। प्रभात फेरी जो है वो असंगत है, क्योंकि प्रभात फेरी नरेश मेहता का नहीं, नरेंद्र कोहली का है, ठीक है, नरेंद्र जी का है प्रभात फेरी, है ना। नरेंद्र शर्मा, सॉरी नरेंद्र शर्मा का है ये प्रभात फेरी। बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर बनता है स्थापना उत्तर का वाला है, ये PYQ है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखना और सभी लोग इसका आंसर देना है। 2019 का आया हुआ प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर देंगे। आगे देख लेते हैं, जायसी पहले कभी है सूफी बाद में, बड़ा ही सरल प्रश्न है, इसका आंसर सबको देना है। शुक्ल जी हैं, नामवर सिंह, प्रसाद जी हैं, या विजय देव नारायण शाही कौन है ना। सभी को इसका आंसर देना है, ठीक है मित्रों, कौन होने चाहिए, ये भी इस प्रश्न का जिक्र मैंने कई बार किया है। आगे फिर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित दलित उपन्यास कौन सा है। दलित उपन्यास की श्रेणी में कौन सा आता है। तो मिट्टी की सौगंध, ठीक है ना, ए नंबर हमारा करेक्ट है। मिट्टी की सौगंध प्रेम कपाड़िया जी का है, 1995 प्रकाशन वर्ष है। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना डायरी विधा की नहीं है ना। तो बता दूं यहाँ पर करेक्ट आंसर है एक कस्बे के नोट्स, ठीक है, एक कस्बे के नोट्स जो है वो डायरी विधा की नहीं है। तो बताना है किस विधा की है, सभी को बताना है किस विधा की रचना के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा है। करेक्ट आंसर है भारत मित्र। आगे फिर हमारा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना चतुर्सेन शास्त्री की है। तो करेक्ट आंसर है आलमगीर, आलमगीर उपन्यास विधा की रचना है। आगे फिर देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में दो प्रख्यानक का उल्लेख किया है, जिनमें से एक है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे रखना था ऐसे प्रश्न को कि चतुर्सेन शास्त्री की कौन सी रचना है जो उपन्यास विधा की है ना, थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हुआ है, लेकिन आलमगीर की तरफ मैंने इशारा किया है, पर हो गया। आप नजरअंदाज करना फ्रेंड्स, पर नेक्स्ट कोशिश करूंगी प्रश्नों को बिल्कुल सही तरीके से रखने की, है ना। प्रश्न बनता है कि बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में दो प्रख्यानक का उल्लेख किया है, जिनमें से एक है ना, एक कौन सा है शामिल है जिसमें। तो मृगावती है, ठीक है, एक मृगावती इसमें शामिल है ना। तो दूसरा कौन है ना, दूसरा कौन है, मधुमालती, है ना। दो मधुमालती मृगावती को दोनों को ही अपने अर्धकथानक में इन्होंने शामिल किया है। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है
कि आचार्य शुक्ल की किस सूफी रचना की विशेषता इस प्रकार बताई है कि इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। चौपाइयों के बीच में दोहे न लिखकर बरबे लिखे हैं, शरीर जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक खड़ा करके कहानी बांधी है। तो यहाँ पर बताना चाहूंगी अनुराग वासुदेव के लिए यह कथन है आचार्य शुक्ल का। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि देहांतर में से गीत सॉरी निम्नलिखित में से गीत नाट्य काव्य नहीं है। कौन सा नहीं है, माफ करना, देहांतर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देहांतर करेक्ट आंसर है, गीत नाट्य की श्रेणी में नहीं आता है। जबकि यहाँ पर यदि कल्पांतर होता तो वो गीत नाट्य की श्रेणी में आता है ना। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न बनता है, यहाँ पर हमारा करेक्ट प्रश्न बनता है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। कौन कौन से हैं जो प्रगतिवाद शीर्षक लिखते हैं, ये PYQ है। ठीक है, PYQ ही है, सभी को इसका आंसर देना है कि शिव कुमार मिश्र या शिवदान सिंह नामवर या शिवदान सिंह, बड़े ध्यान से देख लेना है ना, सभी लोग इसका आंसर देना, खुद को देना है, मुझे नहीं दे पाते हो तो खुद को बताना है ना। प्रगतिवाद शीर्षक से 2 लोगों ने रचनाएं की हैं, तो अब देख लेना कौन है, बता देना मुझे भी, तो मुझे भी थोड़ा संतोष हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। सभी को इसका आंसर बताना है, वेदें तो भी भरी बनी का आंसर कि ये किस रचना से ली गई है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। ठीक है, 38 को देख लेना, कई बार मैंने इसका जिक्र किया है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंत जी की नहीं है ना। कौन सी रचना है जो पंत जी की नहीं है, तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हमारा दिख रहा है ए नंबर, गीत गुंज जो है वो निराला जी की है, ना कि पंत जी की, है ना। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि रीतकालीन ग्रंथों का हमें सही अनुक्रम बता देना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है 40 का हमारा करेक्ट आंसर बी नंबर है। बी नंबर करेक्ट है, छंदाणु पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ये इतने भिखारी दास जी के हैं। और ये जो सुख सागर तरंग है ना, ये किसका है, देव का है ना। तो ऐसे क्रम इनका लगा के देख लेना, अलग अलग कवियों का भी पूछा जाता है, कहीं 4 ऑप्शन को 4 कवियों अन्य कवियों का पूछ लिया जाता है, कभी कभी एक ही कवि के चारों ऑप्शन होते हैं, थोड़ा देख लेना ऐसे प्रश्नों को। अगला प्रश्न फिर बनता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने किस ग्रंथ को नायिका भेद कवि सुकोश माना है। तो करेक्ट आंसर है हमारा सुख सागर तरंग। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि स्थापना उत्तर, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। सब कुछ स्पष्ट इसमें दिख रहा है कि छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। फिर तर्क आता है कि इसलिए इसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है ना। अब आप बताना, बड़े ध्यान से देखो इसको, सोचो कि प्रश्न में आपके परीक्षा में आया प्रश्न हुआ है, और ये PYQ ही है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी को इसका आंसर देना है। ठीक है, कुछ 50 में से मैं चाहती हूँ कि 5 प्रश्न ऐसे हों जिसके आंसर हमारे सभी मित्र दिया करें, है ना। सभी मित्र देने का प्रयास करेंगे, तो सबको इसका आंसर बताना है। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि गांधी जी ने दलित शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना है। तो करेक्ट आंसर हमारा है बी नंबर, अम्बेडकर जी को, है ना। बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है यहाँ पर, ओ सॉरी मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, विवेकानंद को शायद माना है, मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ। हाँ, मेरे ख्याल से विवेकानंद हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, ए नंबर। पर थोड़ा सा डाउट में हूँ, लेकिन ए के साथ ही जाना चाहूंगी। आगे फिर अगला प्रश्न बनता है कि लिरिकल बैडलेस का तीसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, है ना। कब प्रकाशित हुआ है तीसरा, तो ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। जो पहला संस्करण था वो 1798 में, दूसरा संस्करण 1800 में, तीसरा संस्करण 1802 में, और चौथा संस्करण लिरिकल बैडलेस का 1815 में प्रकाशित हुआ था। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारे पास आता है कि बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, है ना। इस प्रश्न को मैंने कई बार एग्जाम लिया है अपने PYQ में, जब भी सॉल्व करवाया है, चाहे मैं मॉक टेस्ट करवाऊं तब भी मैंने लिया है, लाइव क्लास किया था तब भी मैंने इस प्रश्न को लिया था। अब नहीं पता मुझे आपको कितना याद रहता है ना। सबको इसका आंसर बताना है कि यह पंक्ति किसकी है, रैदास जी की, तुलसीदास जी की, कबीर जी की, या सूरदास की। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, है ना। सबको इसका आंसर बताना है। आगे फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ईश्वर दास की नहीं है। भरत मिलाप, अंगद पैज, सत्यवती कथा, या राम रक्षा स्रोत। तो डी नंबर हमारा करेक्ट है, राम रक्षा स्रोत जो है ईश्वर दास की नहीं है। आगे फिर देखते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताना है ना। तो यहाँ पर देखो हमारा करेक्ट आंसर जो है 47 का 47 का सी नंबर हमारा करेक्ट है। ठीक है, पहले परिवर्तन आता है 24 में,
आंसू 25 में, राम की शक्ति पूजा 36 में, और नीर भरी दुख की बदली भी 36 में ही आता है। कहीं कहीं 37 38 भी देखने को मिलता है, लेकिन 36 ही दोनों का ही काल अनुक्रम है। ठीक है, ये अलग अलग रचनाओं में संग्रहित हैं, इसलिए इनका ऐसा इस तरह मैंने इनको रखा है। अब आप ये मत कहना कि नीर भरी दुख की बदली को आगे क्यों नहीं दिया मैम आपने, है ना। आगे चलते हैं। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र है जो उपन्यास विधा का नहीं है ना। अघोर भैरव, कनक, हरिनाम सिंह या माहिर अली। कौन सा पात्र है जो उपन्यास विधा का नहीं है, तो अघोर भैरव जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ए नंबर। आगे फिर देख लेते हैं। फिर प्रश्न बनता है कहानियों का हमें सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पर निम्नलिखित कहानियों में से कौन सा क्रम है जो सही बैठता है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल ए नंबर करेक्ट है। चीफ की दावत, कोशिका घटवार, मारे गए गुलफाम पिता, है ना। अब देख लेना फ्रेंड्स, कौन सी कहानियां किसमें संकलित है, किस कहानी संकलन में संकलित है, इनकी रचनाकारों का नाम और इनका जो कालक्रम है वो सही अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, है ना। या आज का हमारा देखो अंतिम प्रश्न है 50वां प्रश्न कि अमृतसर आ गया किस कहानी संग्रह में संग्रहित है। तो पटरिया संग्रह में। बाकी सबको देख लेना, है ना। ठिठुरता हुआ गणतंत्र में कौन संग्रह है, पहला पाठ में, ठुमरी संग्रह में कौन कौन सी कहानियां लगी हुई हैं, तो ये चीजें देख लेना। आपको आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य करें। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है वो टेलीग्राम को ज्वाइन करके इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, है ना, फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और कहना चाहूंगी वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, है ना, सभी लोग प्रेस कर लें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिले जब भी मेरी क्लास यूट्यूब पर अपलोड की जाए, है ना। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो के साथ बंद रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।